हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम धातु और अधातु वाले लेसन में नेक्स्ट सेकंड नंबर वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। थर्ड नंबर वीडियो लेकर आ रहे हैं। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। मेटल की रिएक्शन विथ वाटर। तो देखिए, सिंपल सी बात ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जो धातु होती हैं वो जल के साथ रिएक्शन करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती हैं। पूछा जाता है कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। धातु और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसमें होता क्या है देखते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम धातु रिएक्ट विथ जल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए बच्चों, यहां पर पोटेशियम 2 हैं। कहेंगे सर K2O फॉर्मूला क्यों आया? तो सिंपल सी बात है, पोटेशियम पर एक धनावेश होता है, ऑक्सीजन पर -2, तो 2 धनावेश थे इसलिए K2O। सब समझ गए होंगे आप बात को। इसी प्रकार से सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस H2, ये दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, निकलेगी। और धातु के ऑक्साइड में पोटेशियम के साथ रिएक्शन हुई तो पोटेशियम ऑक्साइड सोडियम के साथ अभिक्रिया हुई तो सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं बच्चों, इन ऑक्साइड की एक विशेषता है कि ये ऑक्साइड जब जल के अंदर इनको रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑक्साइड सीधे ऑक्साइड में ना प्राप्त होकर के ये ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों? क्षार। तो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, वास्तव में रिएक्शन धातु ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन वो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुल करके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस तो वहां भी रिलीज होनी है, साथ में हाइड्रोजन गैस और उष्मा निकलेगी तो KOH बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर अपन देखें इन दोनों रिएक्टेंट को, तो ये ऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन ये ऑक्साइड भी क्षार में परिवर्तित हो जाएगा, जल में घुलकर NaOH बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये स्पेशल बात है कि जो पोटेशियम और सोडियम के ऑक्साइड हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी ऐसा बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर हम ये जो पोटेशियम और सोडियम धातु है बच्चों, ये बहुत तेज गति से रिएक्शन करती है। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी रिएक्शन करके आपको कैल्शियम का ऑक्साइड भी जल में घुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस देता है। बट रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन धीमी होती है। कैसी होती है? बहुत धीमी रिएक्शन होती है, क्योंकि जितनी भी धातु हैं वो सब जल के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन उनकी रिएक्शन की जो गति है, रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो ये सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम में आप ध्यान रखिए, कैल्शियम जो धातु है ये बहुत स्लो रिएक्ट करती है। और दोस्तों एक विशेष बात, ये जो कैल्शियम जब रिएक्शन के अभिक्रिया करती है तो इसकी रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि जो हाइड्रोजन गैस बन रही होती है वो गैस बाहर नहीं निकल पाती तेज गति से। इसलिए ये कैल्शियम जो बचती है उसकी सतह पे ही चिपक जाती है। पानी में हमने कैल्शियम को डाला, कैल्शियम ने पानी के साथ धीरे धीरे रिएक्शन की, एकदम से तेज रिएक्शन नहीं की। हाइड्रोजन गैस को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, प्रज्वलित। इनमें तो क्या तेज गति से प्रज्वलित होकर के बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी बहुत स्लो स्पीड से निकल रही है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उस जल के विलयन में से बाहर निकल सके। इसलिए ये क्या करती है? बुलबुलों के रूप में कैल्शियम जो होती है, ये धातु है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, इसके ऊपर बुलबुलों के रूप में ऐसे चारों तरफ जमा हो जाती है, जिससे कैल्शियम जो धातु है वो जल की सतह पर क्या करने लगती है? तैरने लगती है। स्विमिंग इन वाटर। कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगती है। इसी प्रकार की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ।
मैग्नीशियम के साथ भी जब जल की रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। वहाँ भी मैग्नीशियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं और वहाँ वो भी क्या करने लगती है बच्चों, तैरने लगती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और आयरन जैसी धातुएं ऐसी धातु हैं जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती। जल को क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जैसा आपको पता है जब तापमान हम बढ़ाते हैं तो कोई भी अभिक्रिया हो बच्चों, उसकी अभिक्रिया की दर हमेशा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने से। तो अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम वो भी जल के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो गर्म जल के साथ यानी भाप के साथ होगी। इसलिए मैं यहाँ पर अब जो जल है लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैस के फॉर्म में है। और यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ 3 लगा देंगे, एल्यूमिनियम 2 है 2 लगा देंगे, और अपना ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, संतुलित समीकरण हो गया। ऐसे ही आयरन Fe ये भी जल के साथ क्रिया करके Fe2O3, आयरन यहाँ पर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +3 में होगा। यहाँ पर एक विशेष बात है दोस्तों, एक Fe2O3 और FeO दोनों यौगिक बनते हैं, इन दोनों को ऐड करके जोड़ करके Fe3O4, Fe3O4 और साथ में निकलेगी बच्चों हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4 करेंगे, ये Fe3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो गए, यहाँ 4 कर देंगे, ये हो गया संतुलित समीकरण आयरन धातु का जल के साथ। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती हैं, दोनों ही भाप के साथ होती हैं। ये जो अवस्था है जल की गैसीय अवस्था, ये भाप है, ठंडे जल के साथ ये रिएक्शन नहीं करती हैं। और सोना, चांदी, प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो चाहे गर्म कर लो, चाहे ठंडा रखो, चाहे भाप बना दो, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन जल के साथ नहीं करती हैं। अगली रिएक्शन है बच्चों अपनी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन है धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। कौन से अम्लों के साथ? तनु अम्लों के साथ। जब भी किसी धातु की अभिक्रिया, वो हमने अम्ल क्षार में पढ़ा है कि अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हो धातु का लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखें, कोई भी धातु लेकर के, फॉर एग्जाम्पल जिंक धातु लेते हैं अपन, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी प्रकार से जिंक धातु के साथ अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो ZnSO4 बन जाएगा और साथ में वही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी संतुलित समीकरण है। तो बच्चों इस प्रकार से धातु की क्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो धातु का लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यहां भी एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल, सूत्र बताओ, HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। इसके साथ जब धातु की क्रिया करवाते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं रिलीज होती है? जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो HNO3 है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीकरण करा देने वाला, अर्थात ये ऑक्सीकारक है। HNO3 ये खुद किसी का ऑक्सीकरण कर देगा, खुद का हो जाएगा अपचयन। जो ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है बच्चों, लेकिन खुद का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो ये जो अपना नाइट्रिक अम्ल है ये ऑक्सीकारक है, जो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित तो होगी, एक बार बने तो की, लेकिन वो जल में परिवर्तित कर देगा उसको। किस में परिवर्तित कर देगा? जल में परिवर्तित कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है,
ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि जब नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु की क्रिया करवाते हैं, धातु प्लस HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अपना HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन जो बनी है उसको जल में कन्वर्ट कर देता है, एक ऑक्सीजन का अणु दे देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 या N2O, इनमें से किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब देखिए यहाँ ये खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित होता है तो इसका खुद का तो हो जाता है अपचयन, और ये हाइड्रोजन जो बनी थी उसको करवा देता है ऑक्सीकृत, अर्थात उसका ऑक्सीकरण करवा के और हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु की क्रिया करवाने पर, सभी अम्लों की क्रिया जब धातुओं से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। जब प्रैक्टिकल किया गया तो इंतजार करते रह गए कि हाइड्रोजन आएगी आएगी आएगी, लेकिन हाइड्रोजन नहीं आई। जब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई, हाइड्रोजन नहीं आई, तो चेक किया गया कि क्या हो गया, तो पता चला हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण हो गया और इस हाइड्रोजन को नाइट्रिक अम्ल ने जल में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद इसमें बच्चों अपना अगला टॉपिक आता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है सक्रियता श्रेणी। डेफिनेशन इसकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? तो सक्रियता श्रेणी एक सूची है, और इस सूची में क्या रखी गई है बच्चों? धातुएं रखी गई है। धातुओं को सक्रियता के अवरोही क्रम में रखा गया है। कौन से क्रम में रखा गया है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सक्रियता, धातुओं को सक्रियता के अवरोही बोले तो घटते क्रम में, माय डियर स्टूडेंट्स, अवरोही क्रम में रखा गया है। सबसे पहले जो धातु होगी वो सर्वाधिक अभिक्रियाशील होगी, बाद में जो धातु होगी वो कम क्रियाशील होगी। तो ये है एक सक्रियता श्रेणी। दोबारा ध्यान से सुन लें, एक ऐसी सूची जिसमें धातुओं को उनकी सक्रियता के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में रखा गया है, वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। एक सूची है ये धातुओं की। इसमें सबसे पहले धातु है अपनी पोटेशियम। कौन सी धातु है बच्चों? पोटेशियम सर्वाधिक सक्रिय धातु है। उसके बाद अपन बात करें जो ज्यादा अपने काम आती है, जिंक है, लोहा है, लेड है और कॉपर है, ये ही ज्यादा काम आते हैं आपके। ये रिएक्शन अब आपको अगर दिमाग में आ रही हो तो आप समझ भी गए होंगे। ये वो धातुएं हैं जो सबसे अधिक सक्रिय जिंक, इससे कम, सबसे कम कॉपर, इन चार धातुओं में। इन चार को याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप यहां क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। याद करो, पहले पढ़ चुके हो आप। विस्थापन अभिक्रिया, किसी कम सक्रिय धातु के यौगिक में जब कोई अधिक सक्रिय धातु डाल दी जाए, कम सक्रिय धातु का यौगिक, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट यौगिक है, इसका विलयन बनाया और इसमें आपने जिंक धातु के कुछ टुकड़े डाल दिए, तो कॉपर यहां पर जिंक से कम क्रियाशील है, तो इसके यौगिक में से कॉपर को अलग कर दिया जाएगा और जिंक उसका स्थान ले लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगी। देखिए, कॉपर पहले यौगिक के रूप में थी बच्चों, अब ये यौगिक से हट गई है। इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं पहले आती है, अगर उनका कोई यौगिक ले और बाद वाली धातु को डाले तो वह रिएक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यहां पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर खुद ही कम क्रियाशील है जो आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। हाँ, कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डाल देंगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को वो विस्थापित कर देगा। तो एक कम अभिक्रियाशील धातु का तो यौगिक होना चाहिए और उसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु डालनी चाहिए, ताकि वो उस कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर दे? विस्थापित कर दे। इसे कहते हैं विस्थापन
रिएक्शन, और इसको हम समझते हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर। किस आधार पर बच्चों? सक्रियता श्रेणी के आधार पर। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहां से कहां किस प्रकार की रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।